हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने लेबर लॉस की बनाई थी उसमें मैंने आपको प्रोविडेंट फंड का स्टार्ट करवाया था। डेफिनेशन सेक्शन 2A से लेकर सेक्शन 2F तक मैंने आपको करवाया था। तो आज मैं उसी डेफिनेशन वाले एरिया को कंटिन्यू कराने वाला हूं और ये वाला कानून जैसे ही मेरा फिनिश होगा इसके बाद मैं 3 लेबर कोड जो आपके गवर्नमेंट ने पास किए उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा और सेक्शन बाय सेक्शन एक एक एरिया में कवर कराऊंगा। जिस प्रकार मैंने कोड ऑन वेजेस पे 6 वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। एक एक सेक्शन कवर करवाया, इंटायर एक्ट मैंने आपको कवर करा के दिया। इसके अलावा 15 से ज्यादा लॉज, लेबर लॉज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे लेबर लॉज की प्लेलिस्ट में। आप एक बार देखिएगा जरूर। देखिए, आगे आज कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2FF, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय सेक्शन 17 ना मैं आगे आपको कराने वाला हूं। तो उसके अंदर एग्जेम्पशन की पावर दी हुई है। तो ये वही चीज कह रहा है कि एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जिसपे सेक्शन 17 की जो एग्जेम्पशन है वो ग्रांट हो गई है। मतलब कि वो इस वाले लॉ के अंदर एग्जेम्प्टेड है एज एन एम्प्लॉय, उसको कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। नाउ द अदर पॉइंट इज सेक्शन 2FFF। सेक्शन 2FFF टॉक्स अबाउट द एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। डबल एफ में एम्प्लॉय है और ट्रिपल एफ में एस्टैब्लिशमेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन एमसीक्यू में दे देंगे कि एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है, डबल एफ, सिंगल एफ, ट्रिपल एफ और नन ऑफ दीज। इस तरीके से आपको ऑप्शन पेपर में आ सकता है, तो आप केयरफुली आंसर अपना मार्क करके रखें। तो सेक्शन 2FFF बात करता है सेम चीज कि ये वो एस्टैब्लिशमेंट है या वो बिजनेसेस है, मैं यूं कहूं, जिनको सेक्शन 17 की एग्जाम्पशन ग्रांट कर दी गई है, जिनको सेक्शन 17 की एग्जाम्पशन मिल चुकी है और इस वजह से या फिर सर्टेन क्लास ऑफ उस एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस को एग्जाम्पशन मिल चुकी है। मतलब कि वो प्रोविडेंट फंड के ये जो लॉज हैं आपके, उसके अंदर कवर नहीं होते। देयर माइट बी द रीजन कि वो किसी और लॉज में कवर हो रहे होंगे। देयर माइट बी द रीजन कि वो उनको इससे बेहतर बेनिफिट किसी उस एस्टैब्लिशमेंट में मिल रहा होगा। तो सेक्शन 17 जब मैं आपको कराऊंगा तो मैं आपको ग्राउंड्स बताऊंगा कि एग्जेम्पशन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स को वो कंसीडर करती है। अगला सेक्शन 2G, फैक्ट्री। फैक्ट्री की डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट से मैच खाती है। आप फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियोस मेरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में करा रखा है। फैक्ट्री कोई भी ऐसी प्रेमाइसेस है इंक्लूडिंग द प्रिकिंग्स। मैंने डिटेल में प्रेमाइसेस प्रिकिंग्स पे जजमेंट्स भी करा रखी हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यू किया जा रहा है। फैक्ट्री एक ऐसी जगह है, कोई ऐसी प्रेमाइसेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जा रहा है, या तो विद एड ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पावर का, या तो विदाउट एड ऑफ पावर। दोनों ही चीजें फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती है। अगर मान लीजिए मैंने आपको वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, जहां पे पावर का यूजेस नहीं है मगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, तो वो भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगा। और ये फैक्ट्री का जो, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग के जो आसपास का जो इंटायर ये एरिया है ना, जो इसका एडेड एरिया है, जो इसका पार्किंग लॉट है, ये पूरा एरिया, ये भी आपके फैक्ट्री की डेफिनेशन में पूरा फॉल करेगा। तो आप इस कंप्लीट एरिया में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करते हैं, चाहे आप विद द एड ऑफ पावर करें, चाहे आप बिजली के सहयोग से करें, चाहे आप विदाउट द एड ऑफ पावर करें, आप सेक्शन 2G की फैक्ट्री के डेफिनेशन में आएंगे। और अगर आप प्रीमाइसेस प्रिकिंग्स के ऊपर जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेक्शन 2H, फंड। इस पूरे लॉ में फंड वर्ड का जिक्र कहीं भी हो तो आप समझ लेना ये प्रोविडेंट फंड जो इस लॉ की स्कीम के अंदर बनता है, ये प्रोविडेंट फंड के रेफरेंस में बात की जा रही है। फंड मींस प्रोविडेंट फंड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं वो भी बता देता हूं आपको। मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन आता है आपका इस पे कि फंड का मतलब क्या है, प्रोविडेंट फंड विद द बोरोइंग, प्रोविडेंट फंड अंडर एनी अदर लॉ, प्रोविडेंट फंड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पेपर में आ सकता है। सेक्शन 2I, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्शन 2I की डेफिनेशन में वो सारी इंडस्ट्री है जो कि इस एक्ट के शेड्यूल 1 में डिफाइंड है। जितनी भी इंडस्ट्री शेड्यूल 1 में, लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर जो कि शेड्यूल 1 में डिफाइंड है, जिन पे ये लॉ अप्लाई होता है। और गवर्नमेंट चाहे तो
इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री मतलब उनमें और इंडस्ट्रीज को ऐड भी कर सकती है। अभी सेक्शन 4 में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, जैसे कि आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, आयरन स्टील की, पेपर की, टेक्सटाइल की, शुगर की, रबड़ की, इलेक्ट्रिसिटी की, प्रिंटिंग की, ग्लास की, सैनिटरी वेयर्स की, टाइल्स की इंडस्ट्री, और लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर। तो ये सारी जो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका शेड्यूल 1 में आपको मिलेगा, जो इस कानून के साथ लगा हुआ है। तो सेक्शन 2 आई वही चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्री है जो शेड्यूल 1 में है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और क्या इंक्लूड है? इंक्लूड्स वो सारी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट सेक्शन 4 की पावर यूज करके इसमें ऐड कर देगी। मतलब कि ऑलरेडी जो शेड्यूल 1 में मेंशन है वो तो इसके अंदर आ ही गया। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऐड करना चाहती है इसके अंदर, तो गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। और गवर्नमेंट कैसे ऐड करती है? तो इसी कानून के सेक्शन 4 में गवर्नमेंट को पावर दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि वो शेड्यूल 1 में इंडस्ट्रीज की लिस्ट में और इंडस्ट्रीज को और एस्टैब्लिशमेंट को ऐड कर सकती है। Now coming upon section 2 IA and section 2 IB, ये इनफैक्ट मुझे आपको बाद में कराना है जब मैं सेक्शन 6A 6B करवा रहा हूँ। तो सेक्शन 2 IA जो है ये आपका इंश्योरेंस फंड का है, और IB जो है आपका इंश्योरेंस स्कीम का है। इंश्योरेंस फंड तो आपकी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड है, जो कि आपके कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 6C के अंदर मेंशन है, उसके सबसेक्शन 2 में मेंशन है। और इंश्योरेंस स्कीम आपकी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि आपके सेक्शन 6C के सबसेक्शन 1 में मेंशन है। तो ये सबसेक्शन 1 में मेंशन है, सबसेक्शन 1 में, और ये सबसेक्शन 2 में। तो जब मैं ये सेक्शन 6C करवाऊंगा आपको, तब मैं ये दोनों चीजें बता दूंगा। एक इंश्योरेंस फंड है और एक इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड के अंदर, ये डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन जाता है, कितना परसेंटेज कटता है वेजेस का, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सेक्शन 6C करवाऊंगा आपको। अब चलते हैं सेक्शन 2IC। यहां पे नाम बहुत ज्यादा है, डेफिनेशंस में जो क्लॉजेज हैं उनको ध्यान से करना, अदरवाइज आपका पेपर में अगर एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चर, ये डेफिनेशन आप अगर देखेंगे आपको लगेगा कि मैं फैक्ट्रीज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है उसको टेक ओवर कर रहा हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं बता तो देता हूं, आइडिया दे देता हूं, बट मैं सजेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियो खोलना, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जजमेंट के साथ मैंने बता रखा है, एक एक एरिया मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि आपको ये डेफिनेशन और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में जो इसका एक्सप्लानेटरी फॉर्म में डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग के, वो पूरे लेबर लॉ में कहीं और नहीं है। किसी भी चीज को बनाना, अल्टर करने का प्रोसेस, रिपेयर करने का प्रोसेस, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ज्वेलरी के काम जो डायमंड वगैरह के, गोल्ड के काम होते हैं, ऑर्नामेंटिंग के प्रोसेस, फिनिशिंग के काम, पैकिंग का काम, ऑयलिंग का काम, वॉशिंग का काम, क्लीनिंग का काम, ड्राई क्लीनर्स का काम हो गया, वॉशिंग का काम हो गया आपका, ब्रेकिंग अप का काम, जैसे गाड़ियां तुड़वाने का काम होता है, जो गाड़ियों को कटवाते हैं हम, बाइकों को कटवाते हैं, कारों को कटवाई जाती है, डिमोलिशन का काम, बिल्डिंग्स को गिराने का काम, ये सारे काम जिनका पर्पस यूज करना है, सेल करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारे काम जिससे हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझिए, ये सारे काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फॉल करेंगे। और अगर आप ये किसी प्रेमाइसेस के अंदर करते हैं, चाहे विद द एड ऑफ पावर करें या विदाउट द एड ऑफ पावर करें, तो आप कहां फॉल कर जाएंगे? सेक्शन 2G फैक्ट्री की डेफिनेशन में, इस वाले लॉ के। मतलब प्रोविडेंट फंड की जो भी मैंने आपको सेक्शन 2G के फैक्ट्री की डेफिनेशन बताई, उसमें यही तो लिखा था कि फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रिकिंग्स in which the manufacturing process is being carried upon। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन कहां है? तो सेक्शन 2IC में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आपको मिल गई। ये चीज ध्यान रखना। नाउ इंपॉर्टेंट वाले में कवर करवा देता हूं, सेक्शन 2K।
ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर वर्ड से मैं फिर बता दूं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, जाइए फैक्ट्रीज एक्ट वाले एरिया में, वहां पे मैंने ऑक्यूपायर वाला एरिया कवर करा रखा है, जजमेंट के साथ बताया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे भी डिटेल में दे देता हूँ। ऑक्यूपायर वो पर्सन होता है जिसका कंपनी के अफेयर्स पे अल्टीमेट कंट्रोल होता है। अब ये जो अल्टीमेट कंट्रोल है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करिए। जो कंपनी के मैनेजमेंट में जिसका सब्सटैंशियल रोल है, कंपनी के मैनेजमेंट में जिसका सब्सटैंशियल रोल है, उसको हम कह सकते हैं कि उसका एक अल्टीमेट कंट्रोल है। दूसरा, अगर मान लीजिए कंपनी के जो अफेयर्स हैं मैनेजिंग एजेंट को दिया जाता है, तो लॉ की नजर में वो मैनेजिंग एजेंट जो है ना, वो ऑक्यूपायर डीम किया जाएगा। दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डीम्ड ऑक्यूपायर। अभी ऑक्यूपायर से क्या फर्क पड़ता है, आगे जो लायबिलिटी वगैरह की बात आएगी, जब मैं आपको ये एक्ट कवर करवाऊंगा, तो उसके अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 के कैपिटल ए, पेंशन फंड। पेंशन फंड आपका, अभी मैं आपको सेक्शन 6 से कराने ही वाला हूं, अगली वीडियो में कराऊंगा सेक्शन 6 से। तो पेंशन फंड जो उसके अंदर है ना, ये उसी के बारे में कह रहा है। 6 ए के अंदर कैसे पेंशन फंड डेवलप होता है, कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो ये उसी के बारे में कह रहा है। तो 2 के ए की जो डेफिनेशन है वो पेंशन फंड की बात करता है। नाउ 2 के बी टॉक्स अबाउट पेंशन स्कीम। तो ये आपके 6 ए के सबसेक्शन 1 में है, 6 ए के सबसेक्शन 1 में है, और ये 6 ए के सबसेक्शन 2 में है। ये चीज ध्यान रखना। तो 6 ए जब मैं आपको कराऊंगा, 6 सी जब मैं आपको कराऊंगा, तो ये जो डेफिनेशन अभी मैंने आई वाली भी आपको बताई थी, आई ए और आई बी वाली, तो वो भी आपके साथ के साथ कवर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेक्शन 2 एल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। आपको प्रोविडेंट फंड जब पैसा मिलता है तो सुपर एन्वेशन पे आपको मिलता है यूजुअली, अगर आपकी मौत वगैरह नहीं हो रही। तो सुपर एन्वेशन का किसी इंप्लॉय के रिगार्डिंग क्या मीनिंग है, when that particular employee attains the age of 58 years, ध्यान रखना, attains the age of 58 years। सुपर एन्वेशन में कभी भी ये गलती मत करना कि 60 साल लिख दो आप गलती से, नहीं। सुपर एन्वेशन में जब वो 58 का हो जाएगा, तो इंप्लॉय के रिगार्डिंग वो कहलाएगा सुपर एन्वेशन। मतलब उसको जब पैसा मिलने की बारी आएगी, तो उसके 58 साल होने का उसको मिल जाएगा उसका पैसा। तो अगर यहाँ पे 2 एल क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पेंशन स्कीम का मेंबर है और वो 58 ईयर्स को अटेन कर लेता है, तो लॉ की नजर में वो उसका सुपर एन्वेशन हो गया। ये बात ध्यान रखना। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2 एम। 2 एम में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये ट्रिब्यूनल की बात करता है कि ट्रिब्यूनल जो सेक्शन 7 डी, इस वाले कानून के सेक्शन 7 डी में ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन दी है, वो क्या दी है मैं वो भी बता देता हूं आपको। सेक्शन 7 डी जब आप देखेंगे, तो सेक्शन 7 डी में क्लियरली लिखा है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो ट्रिब्यूनल है ना, हम उसको इस वाले कानून में, हमारे लिए भी वही ट्रिब्यूनल है। मतलब कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप है, वही ट्रिब्यूनल प्रोविडेंट फंड के लिए भी वर्क करेगा। मतलब सेक्शन 7 ए आप जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का देखेंगे, तो वहां पे मैंने आपको करा रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सेक्शन 7 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का देखेंगे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ट्रिब्यूनल सेटअप है, उसी ट्रिब्यूनल का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और वो हमारे लिए ट्रिब्यूनल कंटेक्ट, मतलब वो ट्रिब्यूनल हमारे लिए कहला जाएगा। वो चीज यहाँ पे कहने की बात कर रहे हैं। और वो वाला जो ट्रिब्यूनल होगा, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, पावर, अथॉरिटी सब नहीं है कि हम यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल सेटअप कर रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल अलग से कुछ नया नहीं सेटअप कर रहे हैं। हम ये जो केसेस है प्रोविडेंट फंड के, वो सारे प्रोविडेंट फंड के केस हम कहां पे कवर कर लेंगे, हम अपने वहां पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल से कवर कर लेंगे। नाउ कमिंग अपॉन सेक्शन 2 ए। ये अब डेफिनेशन वाला एरिया आपका खत्म हो गया। सेक्शन 2 ए, एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड all department and branches।
देखिए यहां पे क्लियरली ये चीज मेंशन कर रखी है कि अगर मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है, लेट सपोज कि एक कंपनी है और इसकी एक ब्रांच दिल्ली में है, या डिपार्टमेंट इसका एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक बैंगलोर में है, एक पुणे में है, एक चेन्नई में है। तो लेट सपोज कि यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ब्रांचेस ये वर्क कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमें ये देखना है कि इस पे प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे सेक्शन 2A क्लियरली ये चीज कहता है कि जहां पे अगर एस्टैब्लिशमेंट के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अगर सेम प्लेस में है या डिफरेंट प्लेस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में अगर 7 ब्रांच हो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं, उस सारे चीजों को हम पार्ट ऑफ द सेम एस्टैब्लिशमेंट ट्रीट करेंगे। अब यहां पे हमने ऐसी बात क्यों बोली, जरा उसको समझिए। मान लीजिए 3-3 इंप्लॉय हर जगह। अब 3-3 इंप्लॉय पे तो प्रोविडेंट फंड लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो इंडिविजुअली अब 3-3 इंप्लॉय पे तो प्रोविडेंट फंड का लॉ एप्लीकेबल कर नहीं सकते। तो फिर कैसे काम चलेगा इस तरीके से? तो डिपार्टमेंट बड़ी चालाकी कर लेंगे, 4-4 3-3 इंप्लॉय रखेंगे, 6-7 ब्रांचेस खोल लेंगे, तो प्रोविडेंट फंड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस चालाकी से बचने के लिए कि अगर इंप्लॉयर एस्टैब्लिशमेंट सेटअप कर रहा है और वो इस किस्म की होशियारी ना करे, इस किस्म की क्लेवरनेस शो ना करे, सेक्शन 2A ने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि साहब अगर आपकी एक जगह पे सेम प्लेस पे भी डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट डिपार्टमेंट है, या फिर अलग अलग प्लेसेस पे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हम उसको सेम ट्रीट करेंगे। मतलब हम टोटल में देखेंगे, काउंट करेंगे, और अगर वो जो नंबर आपका एप्लीकेबल है 20 से ज्यादा अगर आपका नंबर हो जाता है, तो हम आप पे प्रोविडेंट फंड का लॉ, आपकी स्टैब्लिशमेंट पे हम प्रोविडेंट फंड का लॉ अप्लाई कर देंगे। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जो 20 काउंट करेंगे ना, हम आपके सारे डिपार्टमेंट में काउंट करेंगे 3+3+3, क्योंकि हम इसको डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट ट्रीट नहीं कर रहे, हम इसे पार्ट ऑफ द सेम इस्टेब्लिशमेंट ट्रीट कर रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट सेक्शन 2A इज ट्राइंग टू से। ये बात ध्यान रखना। अब इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जजमेंट करा देता हूं। एलन गडोडिया एंड सन्स वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2012 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहां पे सवाल आया कि दो एस्टैब्लिशमेंट को क्लब करने की बात हो रही है, दो अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट को क्लब किया गया है। अब क्लब क्यों किया गया जरा समझिए। है तो ये सेपरेट एंटिटी, ये एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम तो सेपरेट एंटिटी है, हमें क्लब क्यों कर रहे हो, हमें साथ में क्यों ट्रीट कर रहे हो। हमारी जो 20 की काउंटिंग है प्रोविडेंट फंड का लॉ लगाने के लिए, जो 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करने चाहिए, ये वाली जो काउंटिंग है, तो हमें सेपरेट सेपरेट, हम तो सेपरेट एंटिटीज हैं, हमें क्लब क्यों कर रहे हो। मगर यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इनकी सेम फैमिली है, कॉमन मैनेजमेंट है इनका, कॉमन वर्कफोर्स है। तीन चीजें, सेम फैमिली, कॉमन मैनेजमेंट, कॉमन वर्कफोर्स। तो हम आपकी बिजनेस को, हम आपके एंटिटी को क्लब क्यों ना करें। गिव अस अ वैलिड ग्राउंड दैट व्हाई वी शुड नॉट बी क्लबिंग योर इंटायर एस्टैब्लिशमेंट एज वन, और आप पे प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल क्यों ना करें। लॉजिक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड करार दिया था कि अगर सेम आपका फैमिली है, से कॉमन मैनेजमेंट है, कॉमन वर्कफोर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी ने एकदम राइट डिसीजन लिया है कि आपके टू इस्टेब्लिशमेंट को क्लब करके एक एस्टैब्लिशमेंट ट्रीट कर लिया। ये एलन गडोडिया एंड सन्स की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एस्टैब्लिश किया। ये बात ध्यान रखना है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ सेक्शन 2A तक मैंने आपको करा दिया आज, डेफिनेशंस आपकी कवर हो गई हैं, और सेक्शन 2A मैंने करा दिया है, जजमेंट आपकी कवर करा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपकी बनाऊंगा उसमें मैं सेक्शन 3 से आपका कवर कराऊंगा एरिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेक्शन 3 से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।